वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी से। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर है 240 और यह है पार्ट 2 11th क्लास के एनसीईआरटी का। तो जो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स, अब उनका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, व्हाट मे बी द एप्लीकेशंस, ऑलरेडी हम कहाँ कहाँ उनको यूज कर रहे हैं और नया भी हम सोच सकते हैं कि क्या हम उनसे और कर सकते हैं। तो उसमें दिमाग आप लगा सकते हैं। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इससे पहले मैं बता दूं टर्मिनोलॉजी जिससे आपको फैमिलियर होना चाहिए। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स और इनके रेस्पेक्टिव रेशियोज। तो उनसे बनती है 3 तरह की मॉडुलस और एक अलग से एक्स्ट्रा रेशियो बनता है पॉइजन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये कुछ नई क्वांटिटीज हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। अब हम बात करते हैं elastic behavior of materials plays an important role in everyday life. All engineering designs require precise knowledge of the elastic behavior of materials. For example, while designing a building, the structural design of the column जो vertical वाले होते हैं बच्चों उनको कहते हैं columns, जो horizontal होते हैं उनको बोलते हैं beams and supports require knowledge of strength of materials used. Have you ever thought why the beams used in construction of bridges as supports etc. have a cross section of the type I? आपने गौर किया तो आई सेक्शन वाले होते हैं। ट्रेन की पटरी अगर आपने देखी हो तो उसका सेक्शन क्या होता है बच्चों, वो भी आई सेक्शन होता है। मोची के पास जूते ठीक कराने आप गए हो, अगर कॉबलर मोची के पास अगर जूते ठीक कराने गए हो आप, तो वहां देखेंगे उसके पास भी जूते को ठीक करने के लिए जो एक लोहे का एनविल होता है उसका शेप कैसा होता है उस पर गौर करना। Why does a heap of sand or a hill have a pyramidal shape? जो रेतों के धोरे, टीले और रेत के जो टीले होते हैं रेगिस्तान में, उनका शेप, पहाड़ों का शेप, हीप ऑफ सैंड, वो पिरामिडल शेप क्यों है? आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, पहाड़ जो शेप है पहाड़ का, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन कांसेप्ट्स डेवलप्ड हियर। तो यहां से हम उसको समझ सकते हैं बच्चों। क्रेन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स from one place to another have a thick metal rope to which the load is attached. तो आपने देखा होगा अपने घर से भी, जहां पर भी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, स्काई स्क्रैपर्स हम उनको कहते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स काम करती हैं जो दूर से भी दिखाई देती हैं। तो उनमें थिक मेटल रोप होती है जिससे कि हम लोड अटैच करते हैं। The rope is pulled up using pulleys and motors. भारी भारी लोड कैसे उठा लिया जाता है आपने, अच्छा स्पाइडरमैन की फिल्में देखी तो उसमें भी आपने देखा होगा इस तरह की क्रेन्स को मूव करते हुए। सपोज वी वांट टू मेक ए क्रेन व्हिच हैज अ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स और मीट्रिक टन्स। एक मीट्रिक टन होता है बच्चों 1000 kg, तो 10 टन हो गया 10,000 किलो। एक्चुअल में ये जो ट्रेन की बोगी होती है इसका वजन इतना ही होता है, तो इसको उठाने के लिए जो क्रेन चाहिए वो इसी कैपेसिटी की चाहिए। यानी ये जो डेटा आप देख रहे हैं it is related to practical life. How thick should the steel rope be? कितनी मोटी होनी चाहिए? We obviously want that the load does not deform the rope permanently. ऐसा नहीं कि रोप खिंचकर लंबी हो जाए। Therefore, the extension should not exceed the elastic limit. अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस से इसको लिंक करें। कई बार जब आप कोई भारी सामान उठाते हैं, जैसे बेड उठा के आपने शिफ्ट किया या कूलर या हैवी लोड, अगर आपने अपने हाथों से उठाया तो आप महसूस करेंगे हाथ में स्ट्रेच आता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई कई दिनों तक वो स्ट्रेन जो डेवलप होता है वो आपको दर्द देता है, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। और वो परमानेंट, उसके लिए दवा भी लेनी पड़ती है, कई बार आपको वॉलेनी वगैरह या स्प्रे करना पड़ता है या आइडेक्स, ये सब लगाना पड़ता है, मोच आ जाती है वगैरह वगैरह। तो ये सब हम इससे लिंक करके समझ सकते हैं बच्चों। तो रोप की मोटाई कितनी हो हम नहीं चाहते कि इलास्टिक लिमिट से एक्सटेंड करे, therefore the extension should not exceed करे the elastic limit. From table 9.1
we find that mild steel has a yield strength SY of about 300 into 10 power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद यील्डिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, तो 300 into 10 power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द रोप शुड एटलीस्ट बी, कितना होना चाहिए यहां से हम निकाल सकते हैं mg/sy करके, क्योंकि ये जो एरिया है वो कैसे मिल रहा है हमें, फॉर्मूले को अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में आपको, यानी फैमिलियर फॉर्मेट में, प्रॉपर तो क्या फैमिलियर फॉर्मेट में लिखकर बताऊं तो आप जानते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस को एस से दिखा देता हूं, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है यहाँ पे लोड आने वाला है नहीं, वो mg है, mg अपॉन एरिया। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, तो एरिया न्यूमरेटर में गया तो यहाँ पे आ गया mg अपॉन एस, और S की वैल्यू हमारे पास है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो ले सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस पे जा रहे हैं, तो SY। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको मिला है। सो mg अपॉन SY, m की वैल्यू डाली, g की वैल्यू, SY की वैल्यू डाली, 3.32 10 4 मीटर स्क्वायर, यानी इसको मिलीमीटर में भी कंपेयर कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ए रेडियस ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर फॉर ए रोप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस इसकी अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आप अंदाजा लगाएं वो कितनी मोटी रस्सी होगी जो कि इतना लोड ले लेगी। जनरली ये लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बच्चों इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो भी हम लेकर चलते हैं 10% या उससे भी ज्यादा, ऑफ अबाउट ए फैक्टर ऑफ 10 इन द लोड इज प्रोवाइडेड, यानी उससे 10% ज्यादा लोड सहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Thus, a thicker rope of radius about 3 cm is recommended. A single wire of this radius would practically be rigid rod. अब इस फैक्टर को भी आपको समझना है। अगर आपने एक सिंगल वायर लिया तो वो रॉड की तरह हो जाएगा, ठीक है, और उसकी बजाय आप मल्टीपल वायर्स लेते हैं और उनको आपस में गूंथ देते हैं, जैसे कि बिजली के तार आपने देखे हो, तो इट विल हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, उसका थोड़ा गुण थोड़ा अलग होगा। सो द रोप्स आर ऑलवेज मेड ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स ब्रेडेड टुगेदर लाइक इन पिगटेल्स, जैसे चोटी में, और चोटी गूंथी जाती है, और ईज इन मैन्युफैक्चर, उससे आसानी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और स्ट्रेंथ रहेगी। ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मोड़ने पर टूट जाए। A bridge has to be designed such that it can withstand the load of flowing traffic. कोटा का हैंगिंग ब्रिज इसका एग्जांपल है, वहां लाइव जाकर आप देख सकते हैं। The force of winds and its own weight, बच्चों वो हिलता है, हैंगिंग ब्रिज जो है, मतलब नाम हैंगिंग है तो वो चरितार्थ करता है अपने नाम को, तो हिलता है वो। Similarly, in the designs of buildings, use of beams and columns is very common. पहले जो है ज्यादातर स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे, ईंटों पर पट्टियां लगाकर बनाए जाते थे या आरसीसी डाली जाती थी ईंटों की दीवारों पर जब से भूकंप आना चालू हुए पूरे देश में, भूकंप रोधी स्ट्रक्चर का चलन हो गया। तो भूकंप रोधी स्ट्रक्चर में करते क्या है बच्चों, भूकंप रोधी स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले नीचे बेस बनाया जाता है लोहे और, यानी वही कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का, आरसीसी वाला स्ट्रक्चर जो होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये फुल फॉर्म है आरसीसी, तो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर वहां से पिलर उठाए जाते हैं, उनको भी जमीन में नीचे गहरा गाड़ा जाता है, उन पिलर पर कॉलम लगाए जाते हैं, फिर बाद में बीच की जहां दीवारें लगानी होती है बीच की जगह को ईंट से भरा जाता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है भूकंप रोधी होता है। तो कॉलम और बीम वाला स्ट्रक्चर मजबूत होता है बच्चों, और उसको यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। So buildings use of beams and columns is very common. In both the cases, the overcoming of the problem of bending of beam under a load is of prime importance. है ना, कई बार धंस जाता है, मुड़ जाता है। The beam should not bend too much or break. Let us consider the case of a beam loaded at the center and supported near its ends, as shown in figure. तो बार है कोई, यानी बीम जैसा बोले, उसकी लंबाई L है, ब्रेड चौड़ाई B है, डेप्थ, उसकी थिकनेस जो है वो भी दी हुई है हमें
When loaded at the center by load W, sags. तो यहां से एक टर्म आई बच्चों, इससे मैंने आपको फैमिलियर कराया था पहले, सैगिंग, सैगिंग, हॉगिंग एंड बकलिंग। तो 12th क्लास में भी मैं इससे आपको फैमिलियर कराता हूं, ये 11th में ही आ जाता है एक्चुअल में। तो सैग्स, सैग्स यानी ऐसे झूल जाना, सैग करना, लैग करना, सैग करना, तो ये सैगिंग है। बाय एन अमाउंट गिवन बाय, ये डेल्टा विदाउट डेरिवेशन आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है बच्चों कि डेल्टा कितना होगा, हम चाहें तो इसको डिराइव करके निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4bd क्यूब वाई, इतना ही होगा। दिस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड ए लिटिल कैलकुलस। कोशिश करके आप देखें, आप डिमांड करेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं बताऊंगा। From equation 9.16 we see that to reduce the bending for a given load, one should use a material with a large Young's modulus y। ठीक है, क्योंकि y अगर ज्यादा होगा तो ये डेल्टा कम होगा, साफ साफ देख पा रहे हैं। For a given material, increasing the depth d depth d rather than the breadth b is more effective in reducing the bending। ये कैसे पता चला, देखो d आ रहा है पावर 3 में, b आ रहा है पावर 1 में। d बढ़ाते ही उसका सीधा सीधा इफेक्ट डेल्टा पर बहुत तेजी से जाएगा, नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट जाएगा, जबकि b का इफेक्ट कम जाएगा। सो उसी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, लिखा है increasing the depth d rather than the breadth b is more effective in reducing the bending since delta is proportional to d raised to power minus 3 and only b raised to power minus 1। Of course the length L of the span should be as small as possible, क्योंकि लेंथ का आ रहा है न्यूमरेटर में आ रहा है बच्चों। But on increasing the depth, unless the load is exactly at the right place, difficult to arrange in a bridge with moving traffic, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें हो गई सही। So the D bar may bend as shown in figure 9.9b। तो इस तरह से उसमें बेंडिंग हो सकती है। दिस इज कॉल्ड बकलिंग। तो ये नई टर्म आ गई बच्चों, सैगिंग के बाद बकलिंग। एक टर्म हॉगिंग और सिखाई थी मैंने, तो सैगिंग का उल्टा जो है वो रिवर्स, उसको कहते हैं हॉगिंग, HOGGING, हॉगिंग। To avoid this, a common compromise is the cross-sectional shape shown in figure 9.9c। ऐसा सेक्शन हम यूज कर लें। This section provides a large load-bearing surface and enough depth to prevent bending। तो इस तरह की बेंडिंग या बकलिंग नहीं होगी। This shape reduces the weight of the beam without sacrificing the strength and hence reduces the cost। Simultaneously आप देखें तो यहाँ हमने इसको B जो width है इसकी वो कम कर सकते हैं इस तरह के सेक्शन में, तो मटेरियल कम लगेगा, मेटल कम लगेगा, तो कॉस्ट भी कम आएगी और इसका खुद का बीम का खुद का वजन भी कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं। डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल शेप्स ऑफ ए बीम, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बार, a thin bar and how it buckle, and C is commonly used section for a load bearing bar। पूरी की पूरी ट्रेन इस पे से गुजर जाती है और लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Use of pillars or columns is also very common in buildings and bridges। A pillar with rounded ends as shown in figure 9.10a। राउंडेड एंड दिख नहीं रहे, चलो ठीक है मान लेते हैं हम ये, क्योंकि सर्कुलर है तो राउंडेड एंड हो गया। जैसे कि पुराने मंदिरों में और ये सब पुरानी बिल्डिंग्स में पिलर हुआ करते थे, आपके गांव के हवेली में जाएंगे तो ऐसे पिलर्स आपको मिलेंगे। सपोर्ट्स लेस लोड देन दैट विद ए डिस्ट्रीब्यूटेड शेप एट द एंड्स। और गौर करेंगे बहुत वेल डिजाइन होंगे तो वो पिलर ऐसे होंगे ऊपर और नीचे से। तो ये जब भी आप पुरानी बिल्डिंग्स घूमने जाएं, किले वगैरह घूमें, तो वहां गौर करें उनके स्ट्रक्चर पर और याद कर लें इस थ्योरी को, तो ये आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेट हो जाएगी। और नहीं तो अभी तो घूमने जा नहीं सकते, तो घर पे बैठे आप भ्रमण करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको घुमा रही हैं, यानी उन वीडियोस में आप देख सकते हैं, उन फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं। The precise design of a bridge or a building has to take into account the conditions under which it will function। उसपे किस तरह का लोड आने वाला है। स्कूल की बिल्डिंग है, जब स्कूल भर जाएगा बच्चों से तो वो लोड होगा, फिर जब खाली हो जाएगा तो अनलोड होगा, तो किस तरह का लोड आने वाला है। द कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड, रिलायबिलिटी ऑफ यूजेबल मटेरियल्स एटसेट्रा, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिजाइन को अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे पिलर्स एंड कॉलम है, पिलर विद राउंडेड एंड है, पिलर विद डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बोलेंगे। The answer to the question why the maximum height of a mountain on earth is order of 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ऊंचा कोई पर्वत पृथ्वी पर नहीं हो सकता, can also be provided by considering the elastic properties of rocks, क्योंकि उसके नीचे जो चट्टानें वो क्रश हो जाएंगी बच्चों। जैसे ईंट है, ईंट कितना लोड ले सकती है, तो ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। A mountain base is not under uniform compression and this provides some shearing stress to the rocks under which they can flow. The stress due to all the material on the top should be less than the critical shearing stress at which the rocks flow. नहीं तो वो बह जाएंगी। At the bottom बह जाएंगी, ढह जाएंगी। At the bottom of a mountain of height h, the force per unit area due to the weight of the mountain is h rho g। फैमिलियर फॉर्मूला है बच्चों, याद आ गया होगा आपको। जो प्रेशर लग रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर से, या अगर पानी में चले जाए हम तो h डेप्थ पर h rho g के बराबर प्रेशर लगता है। Where rho is the density of the material of the mountain and g is the acceleration due to gravity. The material at the bottom experiences this force in the vertical direction and the sides of the mountains are free. Therefore, this is not a case of pressure or bulk compression. इसीलिए बेस चौड़ा होता है बच्चों, बेस चौड़ा होता है तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आती। There is a shear component approximately h rho g itself. Now the elastic limit for a typical rock is 30 into 10⁷ Newton per meter square. टेबल से भी हम देख सकते हैं। Equating this to h rho g with rho equal to 3 into 10⁻³ kg per meter cube. ये हमने एवरेज डेंसिटी उठाई है, तो h rho g को अब इसे इक्वेट किया आपने, तो h यहां से निकल के आता है 10 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे ये कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। दिस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। आपसे माउंट एवरेस्ट का नाम लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। कंपटीशन में आपसे ये डेटा डायरेक्टली पूछा जा सकता है 10 किलोमीटर। सो यू मस्ट नो दिस कि मैक्सिमम जो हाइट पॉसिबल है वो है 10 किलोमीटर। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे, साथ में कंपटीशन वाली एक्सरसाइज में कोशिश करूंगा पूरा साथ साथ में चलाऊंगा, और समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।